करना होगा। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? जी, अरे जो 85 है ये अंदाजा है, एस्टिमेट। प्रोडक्शन तो मैंने ये सारा डाटा अंदाजे के लिए, अंदाजा है कि इतने का बिकेगा, अंदाजा है कि असल में इतने का बनेगा, ये सोच है कितने का बनना चाहिए, ख्वाहिश है। एक टारगेट रख के बैठे कि यार इतने का बनना चाहिए, बनेगा तो ये जो चीज़ें सोची हैं होंगी, लेकिन असल में एस्टिमेटेड वो आपको क्वेश्चन के अंदर बना नहीं रहा। वो कहेगा कि ये चीज़ इतने की बनेगी, तो वो एक एस्टिमेटेड है ना, बन थोड़ी गई है। अगर मैंने कहा कि एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी है, हो थोड़ी गई है, करनी है ना, उसके बनाने पे कितना खर्चा आएगा वो भी तो एस्टिमेटेड ही बताया होगा ना। फिर एक आपकी सोच है, एक उसकी सोच है कि इतने का बनेगा, दोनों का कंपैरिजन करके क्या आपने स्टैंडर्ड नहीं है, टारगेट कॉस्टिंग अलग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलग है। हाँ, हमने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया, इसीलिए तो हम इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, सोच बना ली है, स्टैंडर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, सोच बना लिए। एक ख्वाहिश है कि ये कमाना है, इतने का बेच के इतना कमाना है, इसको कमाने के लिए ये इतने पे ले आओ, अगर ज्यादा है तो इसको कम कर दो, ताकि हम ये वाली अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। चैलेंज। हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट ये होती है कि वो हर दफा हर यूनिट पे एक जैसी लगती है, इसलिए नहीं कर सकते। ये एस्टिमेटेड है, स्टैंडर्ड सामने होता है, ये अंदाजा नहीं, ये बजटेड कह सकते हैं, स्टैंडर्ड नहीं कह सकते। सर अगर हम टारगेट कॉस्ट से जाएंगे ना ऊपर से, हम सोचेंगे कि हम 20 कमाने, फिर आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो हम फिर टारगेट 25% रखेंगे ना, तो प्रॉफिट आपको फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो टारगेट कॉस्टिंग में फिर जब टारगेट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो फिर ऐसी कॉस्टिंग पढ़ने का कोई फायदा? मेरा टारगेट है कि मैंने यहाँ से वहाँ तक जाना है, रास्ते में थक गया हूँ, मैंने टारगेट को पकड़ा आगे कर दिया, मैंने कहा अचीव कर दिया। ये करने से बेहतर ये है कि मैं टारगेट तक पहुँचने के लिए कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करूँ कि मैं टारगेट को अचीव करूँ, वो है टारगेट कॉस्ट। क्लियर है? पास पेपर में चैप्टर एंड हो गया, पास पेपर। चैप्टर अब आए इसके पेज नंबर 259 पे। अब इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट आपके पास होगा, न्यू प्रोडक्ट का मार्केट में लॉन्च होना। कॉस्ट गैप का सहारा ना लीजिएगा अगर रिक्वायरमेंट में लिखा भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट गैप सीवीपी में भी बोल देता है, लेकिन आपने पेज है 262, पास पेपर वहाँ पर है, 262 पेज नंबर है। आपने क्या करना है, इसमें देखने की क्या एक नई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें, डेनमार्क आइसक्रीम बार। क्वेश्चन नंबर 2, डेनमार्क आइसक्रीम। हो गया रीड?
करिए जी। ओके, डेनमार्क आइसक्रीम वाला क्वेश्चन है आपके पास और अटेम्प्ट है इसकी स्प्रिंग 2022। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो क्वेश्चन में कहते हैं कि एक आइसक्रीम पार्लर है, वो वेरियस आइसक्रीम जो पार्लर है अक्रॉस दी सिटी, उसके बहुत ज़्यादा पार्लर है आइसक्रीम के पूरे सिटी में। बिलो इज द एवरेज वीकली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम DIC डेनमार्क आइसक्रीम रिकॉर्ड्स। सेल्स बता दी, उसके बाद आपको वेरिएबल कॉस्ट बता दी है, फिक्स्ड कॉस्ट बता दी और प्रॉफिट बता दिया है। क्योंकि सेल्स में से जस्ट वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा और फिक्स्ड भी माइनस हो जाएगा तो फिर निकलेगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट तक की तो आना था, हमने कंट्रीब्यूशन तो कहीं नहीं लिखा, तो इसमें से फिक्स भी माइनस होगा। ये उसने आपको बता दिया कि प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है इन 1000। फिर कहते हैं जी सेल ऑफ 800 फ्रोजन योगर्ट कप्स एवरी वीक इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड एट सेलिंग प्राइस ऑफ ₹190 पर कप। उसने ये सोचा है कि वो पहले क्या करता था, आइसक्रीम बेचता था, अब योगर्ट फ्री फ्रोजन योगर्ट है, मतलब जमी हुई दही भी अब बेचा करेगा, तो एक नई प्रोडक्ट है। तो वो कह रहे हैं कि उसने सोचा है कि वो 800 कप पूरे वीक के अंदर बेचेगा और एक कप कितने का बेचेगा, 192 का। ये उसने सोचा है, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस आ गई। फिर आगे कहते हैं जी इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रोजन योगर्ट वुड आल्सो इंक्रीज द सेल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बाय 10%। इसके होने की वजह से जो सेल वॉल्यूम है आइसक्रीम का वो भी 10% से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि जो पहले बिकती थी वो भी 10% से ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फ्रोजन योगर्ट विल बी ₹150 पर कप, और जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है इसके ऊपर वो 150 पर कप है। फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 12% ड्यू टू लॉन्चिंग ऑफ मार्केटिंग कैंपेन ऑफ फॉर फ्रोजन योगर्ट। मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो भी पहले से 12% क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ये मार्केटिंग करने की वजह से, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट आया है। और DIC टारगेट इज टू अचीव ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 15% आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग योर फ्रोजन योगर्ट, और वो 14% प्रॉफिट कमाना चाहता है। टारगेट प्रॉफिट बता दिया है, और हमसे उन्होंने क्या मांगा है, कंप्यूट दी कॉस्ट गैप, और फिर बताना है कि इसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो वो पॉइंट आपकी बुक के अंदर 3 से 4 पॉइंट बताए हैं, उन्हें आप 2 से 3 दफ़ा पढ़ लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। थ्योरी में वो इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा था जहाँ थ्योरी आएगी मैं बता दूंगा। तो थ्योरी में क्लोजिंग वाला जो कॉस्ट गैप के पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये वाला पेज नंबर बता दें जी, 260 पेज। अब सबसे पहले क्या करेंगे जी, सेल रेवेन्यू देखेंगे कि सेल रेवेन्यू क्या आएगा। एक्सपेक्टेड पास पेपर कौन सा है जी, स्प्रिंग 22, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर डेनमार्क आइसक्रीम वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा एक्सपेक्टेड सेल प्राइस। अब एक्सपेक्टेड सेल प्राइस एक नहीं है, 2 है। अब एक्सपेक्टेड सेल प्राइस एक नहीं है, 2 होंगी, एक आइसक्रीम की होगी और एक फ्रोजन योगर्ट की होगी। अब आइसक्रीम की पहले सेल कितनी हो रही थी, 500,000 की। अब वो कितने % बढ़ जाएगी, 10%। तो 10% जब बढ़ेगी तो उसे 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ पहले क्या, आइसक्रीम की जो सेल है वो 500 इंटू 1.1, तो कितनी आ गई, 550,000। बाकी 1000 कॉमन ले लेते हैं, तो ये ₹1000 कॉमन।
550 ये है आइसक्रीम, ये 550 आइसक्रीम के। इसके बाद क्या है जी? सर ये सेल्स है, सेल प्राइस तो नहीं है उसकी। तो भाई सेल्स बता के नीचे वेरिएबल क्या है, कॉस्ट ऊपर सेल फिर क्या होगी, कॉस्ट। और ऊपर देखें रुपीज इन 1000, तो यूनिट्स में होता तो यूनिट लिखा होता ना, तो ये हिंट ही है ना। आगे सेल के आगे कॉलम में देखें उसके ऊपर क्या लिखा है, रुपीज इन 1000, मतलब उसने सेल की है तो सेल्स जो बड़ी हैं वो 10% से बढ़ गई, तो लाजमी है नहीं कि यूनिट्स उसके बड़े होंगे। सेल्स जितने की हो रही थी वो 10% से बढ़ जाएगी, तो पहले हमने कहा 500 की हो रही थी, कहता 550 की हो जाएगी। इसके बाद आइसक्रीम फ्रोजन, कितने यूनिट्स बेचेगा जी? 800 बेचेगा। ए कितने का बेचेगा? 190। तो कितने के टोटल को बेच लेगा? 152। ये क्या निकला है? एक्सपेक्टेड सेल प्राइस 152। अब हम कहेंगे कि भाई सेल्स इसकी टोटल हो गई 702। करना है तो कर लें ऐड, नहीं करना तो भी ये तो पता होना चाहिए कि 702 का हुआ है, क्योंकि हमें प्रॉफिट भी तो निकालना है, मार्जिन प्रॉफिट है, तो जब तक सेल का नहीं पता होगा तब तक नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड सेल प्राइस आ गई, यानी कि अब ये सेल प्राइस ये। फिर आएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड या डिजायर प्रॉफिट। कितना बताया उसने? 14% किसका? मार्जिनल बताया है। वो कह रहा आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग, मतलब बिजनेस तो वही है, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद अब की बार उसका प्रॉफिट 14% से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिर्फ फ्रोजन का नहीं, ओवरऑल। तो पहले कितना सेल कर रहा था उसका 14% बढ़ जाएगा। तो यही चीज तो यहाँ थी जब मैंने कहा था कि ये जो टारगेट की परसेंटेज है वो मार्जिन है, बाय डिफॉल्ट वो मार्जिन है, तो वो सेल की होगी। तो यहाँ पर भी जो डिजायर प्रॉफिट 14% अर्न करेगा वो सेल का ही करेगा, क्योंकि इसे तो कंप्रोमाइज नहीं करना। तो कितना हो गया? 98.28। अब ये प्रॉफिट इसमें से क्या हो जाएगा? लेस होने के बाद हम कहां पर आएंगे? टारगेट कॉस्टिंग। तो ये आंसर निकलेगा टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग कितनी है जी? 603.72। किसी को टारगेट कॉस्टिंग के अंदर मसला नहीं, ये यहाँ भी याद रखिएगा कि ये यहाँ लेस होना है, फिर ही ये बनेगा। उसके बाद इसने लेस होना है इसमें से। अब ये टारगेट कॉस्टिंग हमने निकाल ली, अब एस्टिमेटेड कॉस्टिंग निकालते हैं और दोनों का गैप लेके तो कॉस्ट गैप आ जाएगा। अब यहाँ पर एस्टिमेटिंग कॉस्ट। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट में मतलब कि इसके ऊपर खर्चा कितना कितना आएगा, अब बारी है उस चीज की। तो सबसे पहले क्या बताया हुआ है जी? वेरिएबल। तो वेरिएबल कितनी होगी? वेरिएबल दो तरह की है ना, वेरिएबल दो तरह की। वेरिएबल कॉस्ट, एक खर्चा होगा वेरिएबल कॉस्ट का आइसक्रीम के लिए, और आइसक्रीम का खर्चा कितने से बढ़ेगा? 1.1 से। पहले कितना बताया उसके कॉलम में जाके देखें, 350। उसका 1.1 बढ़ जाएगा, तो 1.1 कितना हो गया? 385 रुपीज इन 1000, 385। उसके बाद योगर्ट, इसका खर्चा कितने है जी? पर यूनिट के हिसाब से बताया है। एक यूनिट कितने यूनिट बनाए? 150। कितना आ गया? 120। टोटल वेरिएबल आ गया कितना?
505 ये है टोटल वेरिएबल। नीचे पॉइंट नंबर रीड करें आप 1, ये नहीं 1 नहीं, ठीक है 1 ही। उसके इंक्रीज होने की वजह से अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि आई इंक्रीज किया उसे तो वेरिएबल कॉस्ट उसकी तो आ गई कि नहीं। सेल तो इंक्रीज हुई है और वेरिएबल कॉस्ट है, तो अगर सेल बढ़ी है तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, तो जितने से सेल बढ़ी है वेरिएबल भी। सेल्स बढ़ी हैं तो कोई एक्टिविटी हुई होगी तो सेल बढ़ी है, एक्टिविटी हुई होगी तो कोई खर्चा भी तो वेरिएबल हुआ होगा, तो जो वेरिएबल खर्चा हुआ है तो वो भी तो उतने परसेंट से बढ़ा है जितने से सेल बढ़ी, उतने से उसका वेरिएबल खर्चा बढ़ गया, तो वो 1.1 होगा। बाकी योगर्ट का उसने पर यूनिट के हिसाब से बताया था। फिक्स्ड कितने परसेंट से बढ़ गया? 12। पहले कितना हो रहा था फिक्स्ड खर्चा? 100 फिक्स्ड कॉस्ट 100, अब 100 इंटू 1.12 जी 112, तो बस यही बनती है 2 कॉस्ट और तो कुछ नहीं बताया ना। तो ये कितना बढ़ गया? 617।